हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम सिंचाई एवं जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? सिंचाई, इरिगेशन या वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सिंचाई क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फसलों को अपने उत्पादन देने के लिए, जीवित रहने के लिए, फल फूल के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसका आवश्यकता पड़ता है? जल की आवश्यकता पड़ता है। और जब हम उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर जल नहीं देंगे तो अपना उत्तम उत्पादन नहीं दे पाएगा। इसलिए हमको जो है अतिरिक्त रूप से जो है फसलों को पानी देना पड़ता है। वर्षा के द्वारा तो फसलों को जो है पानी मिल जाता है, लेकिन वर्षा अगर सही रूप से न हुआ या वर्षा के बाद भूमि में जल की मात्रा कमी पड़ जाता है तो हमको जो है अतिरिक्त रूप से क्या करना पड़ता है? कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से जो है सिंचाई करने की आवश्यकता होता है, जल देने की आवश्यकता होता है। तो सिंचाई एक पुरानी जो है क्या है? कला है। क्या है? इरिगेशन इज एन एज ओल्ड आर्ट। क्या है? सिंचाई एक पुरानी कला है। ये युगों युग से चला आ रहा है सिंचाई करते हुए। तो कई माध्यम है जिसके द्वारा जो है सिंचाई किए जा रहे हैं। आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो फसल उत्पादन भी हमको बढ़ाना पड़ेगा ताकि खाद्यान्न को जो है पूर्ति हो सके। इसलिए हमको किसी न किसी माध्यम से क्या करना पड़ता है? सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगा। सिंचाई आधुनिक तकनीक को अपनाएंगे तो आधुनिक तकनीक को अपनाएंगे तभी उत्पादन बढ़ पाएगा। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएंगे तभी। तो जिसमें से एक आता है आपकी सिंचाई आता है, जिसके माध्यम से आप फसल उत्पादन को जो है उत्तम स्तर पर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंचाई होता क्या है। परिभाषा जानेंगे। तो फसलों की सफल उत्पादन के लिए कृत्रिम विधि से भूमि में जल देने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। फसलों की सफल उत्पादन के लिए भूमि में कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल किसी चैनल में बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे जिसके माध्यम से ट्यूबवेल वगैरह है, नल वगैरह है या नहर वगैरह है, इससे हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल रूप से हम उसको अतिरिक्त रूप से दे रहे हैं ना। तो ये आर्टिफिशियल, तो कृत्रिम रूप से सिंचाई करने की। एक बार और सुन लेंगे। भूमि में कृत्रिम विधि से जल देने की क्रिया को, जिससे भूमि की नमी की उचित मात्रा बनी रहे और पौधों की उचित वृद्धि हो सके, जिसे इरिगेशन या सिंचाई कहा जाता है। अब सिंचाई शब्द के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो फसलों उत्पादन के उद्देश्य को भूमि को पौधों की आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक होती है। जैसे पानी का एकत्रीकरण, पानी का संरक्षण। पहले पानी का एकत्रीकरण करेंगे, फिर संरक्षण, फिर पानी का जो स्रोत है, कहाँ से जो पानी आपको मिलता है, भूमिगत मिलता है कि सतही मिलता है। फिर स्रोत से पानी का प्राप्त करना, फिर उस स्रोत से, जिस स्रोत से है, नदी है, तालाब है, ट्यूबवेल है, उस स्रोत से फिर प्राप्त करना, फिर खेत में पानी का वितरण करना, फिर किसी चैनल बना करके पाइप के माध्यम से या नाली बना करके उस तक पहुंचाना। ये पूरी क्रिया पूरी इरिगेशन के सिस्टम है, उसके अंतर्गत आता है। अब सिंचाई की आवश्यकता को जानने के पहले हम सिंचाई के स्रोत जो होते हैं, कौन कौन से स्रोत है, इसको हम पहले समझेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है सिंचाई के लिए जो है पानी जो है आपको मिल पाएगा, इसको हम जानेंगे। ठीक है। तो सिंचाई के लिए जो स्रोत है विभिन्न माध्यम से, वर्षा का पानी एवं बर्फ का गिरना प्राकृतिक मुख्य जल स्रोत है। वर्षा का पानी या बर्फ का जो गिरना, यह प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है।
ये जल कुछ मात्रा में भूमि में सोख लिया जाता है तथा शेष मात्रा जो है नदी नालों या तालाबों झीलों में समुद्र तक पहुंचा दिया जाता है। वास्तव में देश में सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं है। देश में जितनी वर्षा होती है उसका आधे से अधिक पानी बहकर नदी नालों में चला जाता है। तो इसका हम जो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब तक केवल 30% क्षेत्र ही हमारे यहाँ क्या है, सिंचित है। बाकी क्षेत्र असिंचित क्षेत्र में आता है। देश के समस्त सिंचित क्षेत्र का लगभग 40% भाग सिंचाई के जो नहर के ऊपर क्या है, निर्भर। सबसे अधिक जो निर्भर है वो नहरों के माध्यम से ही हमारे यहाँ जो है सिंचाई होता है, और 35% क्षेत्रफल कच्चे एवं पक्के कुओं की सिंचाई से होता है। शेष 25% जो है ट्यूबवेल से या झील या तालाबों से सिंचाई की जाती है। लेकिन पिछले एक दशक से मोटर पंप या ट्यूबवेल की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसके माध्यम से सिंचाई होती है। तो इस स्रोत के बारे में जानेंगे। सिंचाई के लिए पानी के स्रोत, तो सिंचाई के लिए दो प्रकार के जो स्रोत होता है, पानी के लिए जल का जो स्रोत मिलता है, एक होता है धरातली सरफेस सोर्स, दूसरा होता है भूमिगत स्रोत अंडरग्राउंड जो सोर्स होता है उसके माध्यम से। तो दो हो गया, धरातली और भूमिगत। धरातली में कौन कौन आते हैं इसको ध्यान से सुनेंगे, ये आपकी एग्जाम वगैरह पीएटी वगैरह में आता है। धरातली स्रोत में नहर, तालाब, नदियाँ, झरने, बांध, जलाशय, नाले आदि जो है धरातली स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा होता है भूमिगत स्रोत। तो भूमिगत स्रोत में कौन है, जो भूमि से प्राप्त, नीचे से प्राप्त करते हैं। कुएं हैं, हस्तचालित नल है, नलकूप है, पताल तोड़ कुएं है, ट्यूबवेल, ये सभी इसके अंतर्गत भूमिगत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। थोड़ी मात्रा में इसके बारे में जान लें, एक आध दो के बारे में मैं बता दूंगा। जो पानी धरातली स्रोत के बारे में पहले जान लें। जो वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है वह प्राकृतिक स्रोत के माना जाता है रूप से तालाबों, जलाशयों और झीलों से एकत्रित होता रहता है, या कृत्रिम रूप से नदियों से पानी को बांध बनाकर रोका जा सकता है, और नहरों का निर्माण करके सीधे ही जल उठाने के वाले यंत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, किनारे लाकर। प्रायः वर्ष भर उत्तरी भारत की प्रमुख नदियों में प्रायः वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए इस क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछा हुआ है। नहरों से उप नहरें निकाली जाती है तथा उप नहरों से रजवाहे निकाले जाते हैं। रजवाहे से गुल द्वारा पानी आपकी खेतों द्वारा पहुंच जाता है। अब नहरों की किस्में, तो नहरें दो प्रकार की किस्में होती हैं, एक बारहमासी नहरें और एक बरसाती नहरें। तो इन नहरों में प्रायः बारहमासी में प्रायः साल भर पानी बहता है, इसलिए यह सिंचाई के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। जैसे गंगा की नहरें, शारदा नहरें, बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उसमें जल जो भेजा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में, वह इसी के द्वारा भेजा जाता है, बारहमासी नहर के द्वारा। बरसाती जो नहरें हैं इसमें पानी वर्षा के बाद ही आता है, जिसका प्रयोग रबी की फसल के लिए किया जाता है। ये नहरें गर्मी में सूखी रहती है, जैसे वानगंगा नहर, यमुना आदि नहर जो आते हैं। नहर के सिंचाई से कौन कौन सी लाभ होती है देखेंगे। निम्नलिखित लाभ होते हैं। सिंचाई के व्यय में कमी आती है, खर्च जो होता है सिंचाई के वो कम रहता है, किसानों को इसके लिए टैक्स जाना पड़ता है, ठीक है। और सिंचाई करने में कम समय लगता है, एक साथ पानी आता है, फोर्स के साथ पानी आता है, नहर छोड़ दिया जाए तो कम समय लगता है, कम खर्चा होता है। अनावृष्टि के वर्षों में दुर्भिक्ष या अकाल का भय नहीं रहता है, अकाल नहीं हो सकता अगर नहरें से पानी से होता है तो। चौथा, मूल्यवान फसलें समय में बोई जा सकती है, समय में अगर पानी की अगर नहर के द्वारा आ रहा है तो समय पर हम बुआई कर सकते हैं। एक ही खेत में 2 से 3 फसलें लिया जा सकता है। पानी के बर्बाद होने पर किसान को कोई हानि नहीं होती है। नहर के पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी या पोषक तत्व खेत में पहुंचते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। अगला, नदियों में जो पानी भूमि कटाव करता है वह नहरों द्वारा सिंचाई उपयोग में नहीं होता तथा बाढ़ की खतरा नहीं रहता है। सिंचाई अधिक क्षेत्र में की जा सकती है, अधिक से अधिक क्षेत्र में। नहरों से यातायात या संचार सुविधा भी जो है बनी रहती है, दोनों साइड में इसकी जो है आने जाने की सुविधा होती है। नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र में अधिक हरियाली रहती है, हरे भरे रहते हैं, विभिन्न फसलों की उपज में पर्याप्त वृद्धि
होती है। ये इनकी बेनिफिट है, लाभ है। अब जानेंगे नहर की सिंचाई से कौन कौन सी हानियाँ होती है। जैसे लाभ होता है वैसी हानियाँ भी होती है कुछ न कुछ। तो पहला इनमें जो हानि होगा उनमें आपके अधिक सिंचाई करने से भूमि में लवण की मात्रा एकत्रित हो जाती है, जिससे भूमि लवड़ी हो जाती है। दूसरे दूसरे फील्ड से आते हुए है तो भूमि निश्चित है लवड़ी हो जाती है, साल्ट की मात्रा बढ़ जाता है। भूमि का जल स्तर जो है ऊंचा हो जाता है। नहरों द्वारा कभी कभी पानी का समय से न मिलने के कारण फसलें नष्ट हो जाती है, या अधिक पानी हो जाने के कारण भी नष्ट हो जाता है। सिंचाई के जल के साथ साथ खरपतवार के बीज भी पहुंच जाते हैं नहर के माध्यम। नहर में बहुत सारी खरपतवार उगे रहते हैं, वो एक दूसरे से फैलते हुए आपके फील्ड तक पहुंच जाता है। अतः जो है खरपतवार के बीज फैल करके आपके फसल में आ जाता है, आपके फील्ड में आ जाता है। प्रायः जल निकास खराब हो जाता है और भूमि ऊसर होने लगती है। फसलों में आवश्यकता से अधिक पानी देने के कारण फसल तथा भूमि दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी नहर दोष युक्त भूमि पर होकर गुजरती है, जिसके कारण सिंचाई का पानी भी दोष आपके हो जाता है, दोषित हो जाता है। ये तो नहरें हैं। उसी प्रकार से तालाब से भी है, नदी झरना बांध आदि से भी होता है। ये इनकी स्रोत है, इसको आप पढ़िएगा एक बार, ठीक है। उसी प्रकार से भूमिगत स्रोत फसलों की उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जल जो है उपलब्ध जल को पूरा का पूरा उपयोग किया जाए। वर्षा के जल का वह भाग जो भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है तथा उसका लगभग 40% भाग जो भूमि के निचले स्तरों में पहुंच जाता है, इस पानी को कुएं खोदकर या नलकूपों द्वारा सिंचाई के उपयोग में लाया जा सकता है। भूमिगत जल विशाल स्रोत प्रायः सभी राज्यों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। अब जैसे कुएं हैं, तो कुएं भी दो प्रकार के होते हैं, कच्चे कुएं, पक्के कुएं होता है। पहले जो है ढेकली, रहट, चरस आदि आपके प्राचीन जो आपके सिंचाई का स्रोत है ना, ढंग है, जिसमें आपके सिंचाई किया जाता था। आज हम जो है इसके में ही भूमिगत में पताल तोड़ कुएं या बूम कूप के बारे में कुछ जानेंगे। ये कभी कभी आपके एग्जाम में आता है। इस प्रकार के कुएं उत्तर प्रदेश के पहाड़ी एवं तराई क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। कौन? पताल तोड़ कुएं। मैदानी क्षेत्र में भी इस प्रकार के कुएं इटावा जिले में यमुना नदी के किनारे, आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, जहां अधोभूमि तस्तरी के आकार की निचली सतह पर छिद्र बना लेते हैं। तो कहाँ पे आए थे कि जो पताल तोड़ कुएं हैं ये अपने प्रेशर के कारण, दाब के कारण छिद्र बना लेते हैं, और जो है स्वतः ही इस दाब के कारण से जो है पानी निकलते रहता है, और जो है इसमें किसी प्रकार की कोई शक्ति का प्रयोग नहीं होता है या फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें प्राकृतिक ही जो है धरातली दाब पड़ता है, जिसके वजह से आपके छिद्रों के माध्यम से पानी जो है बाहर निकलते रहता है, निरंतर निकलते रहता है, लगातार निकलते रहता है, और इनके प्रयोग सिंचाई बहुत सस्ती पड़ती है। इस प्रकार के कुएं नैनीताल जिले में पंतनगर, रुद्रपुर, हेमपुर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ये पताल तोड़ कुएं हैं। आगे और आप लोगों को सिंचाई की आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा। सिंचाई की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती है, सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।